हाय एवरीवन, दिस इज किशोर परसवानी फ्रॉम स्मार्ट वीआरसी। आपका स्वागत है हमारे इस चैनल पर बेसिक्स ऑफ इन्वेस्टमेंट्स में। आज का टॉपिक है वन अप ऑन दलाल स्ट्रीट वॉल्यूम 2। जी हाँ, आपको याद होगा कुछ समय पहले हमने वन अप ऑन दलाल स्ट्रीट वॉल्यूम 1 कवर किया था। जिन्होंने उस वीडियो को मिस किया है, इस वीडियो के एंड में आपको उसका लिंक मिलेगा। आपसे रिक्वेस्ट है कि उसको जरूर देखें। इस सीरीज में हम आपसे शेयर कर रहे हैं लर्निंग्स की पीटर लिंच ने जो कैप्चर की हैं अपनी किताब वन अप ऑन वॉल स्ट्रीट। जी हाँ, वॉल्यूम 1 में हमने कवर किया था कुछ पोर्शन और उसका रिमेनिंग पोर्शन हम आज वॉल्यूम 2 में कवर करेंगे। तो सबसे पहले कि हम कवर करें, इससे पहले हम एक सेंसेक्स पर नज़र डालते हैं कि एक साल में क्या हुआ है। सबको याद होगा 23 मार्च 20। जी हाँ, कोरोना काल में जिस दिन इंडेक्स ने अपने लाइफ टाइम में एक सीवियर फॉल देखा था, हाईएस्ट फॉल एवर ऑन 23 मार्च 2020। और अगर हम कंपेयर करें 23 मार्च 2021 को, तो इंडेक्स अप है, बीएसई सेंसेक्स अप है 92%, निफ्टी 50 अप है 95%, निफ्टी बैंक अप है 100% से ऊपर, और निफ्टी मिड कैप अगर 100 देखते हैं तो 116-117% ऊपर है। एक साल में मार्केट ने ये रिटर्न्स दिए हैं। हम उम्मीद करते हैं कि इन्वेस्टर्स को भी इसी तरह का रिटर्न्स मिला होगा। लेकिन क्या ये रिटर्न्स रिपीट होंगे? द आंसर इज बिग नो। ये एक ऐसा पीरियड था जो कि शायद हिस्ट्री में कभी कभी मौका मिलता है। किसी ने एंटिसिपेट नहीं किया था कि इतना बड़ा फॉल होगा और उसके बाद रिकवरी इतनी फास्ट होगी। तो जी हाँ, हमें करना क्या है? हमें करना यह है कि जो हमें सेंसेक्स रिटर्न्स देता है 15% के आसपास, हम उससे ऊपर 20%, 25% के रिटर्न्स को टारगेट करें और या तो खुद रिसर्च करें या एक अच्छा एडवाइजर ढूंढ के हम अच्छे स्टॉक्स में इन्वेस्ट करें। और अगर हमें खुद इन्वेस्ट करना है तो हमें पहले लर्न करना पड़ेगा, तब अर्न कर पाएंगे। तो ये इसी सीरीज का पार्ट है, लर्न एंड अर्न। तो ये जो किताब है वन अपॉन वॉल स्ट्रीट, जिन्होंने पढ़ी है, आई कॉन्ग्रेचुलेट देम, और मैं उम्मीद करता हूं कि उन्होंने इनकी लर्निंग्स को अपनाया भी होगा। इस किताब को बेसिकली 3 चैप्टर्स हैं किताब के, प्रिपेयरिंग टू इन्वेस्ट, पिकिंग इन विनर्स और द लॉन्ग टर्म व्यू, और 2 इंट्रोडक्शन है, एक प्रोलॉग है। तो हमने जो पहला वॉल्यूम था उसमें कवर किया था इंट्रोडक्शन टू द मिलेनियम एडिशन, अ प्रोलॉग, अ नोट फ्रॉम आयरलैंड। इस वीडियो में जो हम कवर करने जा रहे हैं, इंट्रोडक्शन पार्ट, द एडवांटेजेस ऑफ डम मनी और प्रिपेयरिंग टू इन्वेस्ट। और अगले 2 वीडियोस में, जो कि 2 वीडियोस में आएगा, वॉल्यूम 3 एंड वॉल्यूम 4 में, हम एक में कवर करेंगे पिकिंग विनर्स और अगले में करेंगे द लॉन्ग टर्म व्यू। तो आज सबसे पहले हम नजर डालते हैं कि डम मनी बोलते किसको हैं। जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं, म्यूचुअल फंड कंपनीज हैं, उनको स्मार्ट मनी बोलते हैं, और हमारे जैसे, आपके जैसे जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं, उनको डम मनी बोलते हैं। लेकिन अगर जैसे कि टॉपिक सजेस्ट कर रहा है, पीटर लिंच बोलते हैं कि डम मनी के भी अपने अपने एडवांटेजेस हैं। सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है कि प्रोफेशनल इन्वेस्टर्स जो होते हैं, यानी कि जो स्मार्ट मनी है, वो इन्वेस्टमेंट कहाँ करता है? लार्ज एंड वेल नोन कंपनीज में, और जो कि मोर पॉपुलर होते हैं। एक कहावत है जो कि यूएस में बहुत फेमस है, इन्होंने कैप्चर किया अपनी किताब में, यू विल नेवर गेट फायर्ड फॉर बाइंग IBM। मतलब यह है कि अगर आपने IBM का शेयर खरीदा किसी स्मार्ट इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के रिकमेंडेशन पर, किसी इंस्टीट्यूशन ने खरीदा है या म्यूचुअल फंड ने खरीदा है, और ये कंपनी परफॉर्म नहीं करती, शेयर परफॉर्म नहीं करता, तो उसकी नौकरी नहीं जाती, क्योंकि IBM एक प्रूवन कंपनी है। इसी तरह इंडिया में अगर आप एशियन पेंट्स में, रिलायंस में, या ऐसी बड़ी कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं, म्यूचुअल फंड्स इन्वेस्ट करते हैं, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट करते हैं, जो उनके फंड मैनेजर्स हैं, उनकी नौकरी कभी नहीं जाएगी। लेकिन कभी उन्होंने एक अननोन स्टॉक को अच्छा समझकर अच्छी रिसर्च के बाद इन्वेस्ट किया और वो स्टॉक परफॉर्म नहीं किया, तो दे विल हैव टू गिव n नंबर ऑफ आंसर्स टू दी फंड ओनर्स। सो इसीलिए ये जो स्मार्ट मनी के जो फंड मैनेजर्स होते हैं, जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स होते हैं, वो हमेशा एक डिसएडवांटेज पर रहते हैं। हमें सबसे पहले ये बात ध्यान रखनी है कि एनालिस्ट सिर्फ एक गुड रिटर्न्स की
नहीं देख रहे हैं, बल्कि अपनी नौकरी भी बचानी है, अपनी खाल भी बचानी है। तो इसीलिए वो सेफ साइड चलते हैं, अच्छे नॉन स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं, जहां रिटर्न्स तो मिलते हैं लेकिन वैसे रिटर्न्स नहीं मिलते जैसे कि हम चाहते हैं। तो करना क्या चाहिए? सबसे पहला रूल नंबर 1, स्टॉप लिसनिंग टू प्रोफेशनल्स। उनकी बात सुनना बंद कर दीजिए। क्यों? क्योंकि वो भी गलत हो सकते हैं, और अगर सही भी हो हैं तो कब वो अपना ओपिनियन चेंज कर लेते हैं ये शायद हमको मालूम नहीं पड़ता। कब वो स्टॉक से बाहर आ गए, कब उन्होंने अपना ओपिनियन चेंज कर लिया। और हमारे पास भी वो रिसोर्सेस हैं हमारे चारों तरफ, हमारे कार्यस्थल पर, हमारे घर के आसपास, हमारी सोसाइटी में, हमारे मार्केट्स में, जिनकी कि हमें बेटर नॉलेज है और जिसके बेसिस पे हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो 10 बेगर्स क्या होते हैं? जो कि मतलब 10 टाइम्स रिटर्न दें, हम उसको मल्टी बेगर्स भी बोलते हैं। अगर हमारे स्टॉक में 17, 18, 20 स्टॉक्स का एक पोर्टफोलियो है, 18 से 20 ऑप्टिमम साइज मानी जाती है स्टॉक्स की एक पोर्टफोलियो में, और अगर आपका एक भी स्टॉक 10 बैगर निकल आया तो आप फिर चिंता करने की जरूरत नहीं है। बाकी 17 के 17, 18 के 18 अगर परफॉर्म नहीं भी कर रहे हैं तो ये एक सबकी कमी पूरी कर देगा। तो अब आप बात करते हैं चैप्टर 1 की, यानी कि पार्ट 1 की, प्रिपेयरिंग टू इन्वेस्ट। इसको भी उन्होंने 5 हिस्सों में डिवाइड किया है। द मेकिंग ऑफ अ स्टॉक पिकर, द वॉल स्ट्रीट ऑक्सीमोरन्स, इज दिस गैम्बलिंग और व्हाट, पासिंग द मिरर टेस्ट, इज दिस अ गुड मार्केट। तो सबसे पहले हम देखते हैं द मेकिंग ऑफ अ स्टॉक पिकर। तो एक स्टॉक पिकर कैसे बनता है? ऐसा कोई रूल नहीं है या कि आपकी हेरिडिटी होनी चाहिए स्टॉक पिक करने की, कि आप मतलब आपके डीएनए में होना चाहिए कि आपको स्टॉक पिक करने आना है। जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। और सबसे बड़ी बात एक इन्वेस्टर को ध्यान रखनी है कि मार्केट्स को प्रिडिक्ट करना बहुत डिफिकल्ट है, आगे भी हम चल के देखेंगे। और छोटे इन्वेस्टर्स, हमारे और जैसे इन्वेस्टर्स जो गलती करते हैं, वी टेंड टू बी पेसिमिस्टिक एंड ऑप्टिमिस्टिक एट प्रिसाइसली रॉन्ग टाइम्स। जब मार्च में लास्ट ईयर मार्केट गिर रहा था तो ऐसा लग रहा था कि सारा संसार खत्म होने जा रहा है और कई इन्वेस्टर्स बाहर हो गए होंगे, और आज सब ऑप्टिमिस्टिक हैं। तो क्या ये सही टाइम है ऑप्टिमिस्ट होने का? ये डेफिनेटली आगे हम देखेंगे। और क्या वो पेसिमिस्ट टाइम था? डेफिनेटली घबराहट थी, लेकिन शायद सेल करने की, एग्जिट करने का टाइमिंग गलत था। इसके अलावा कि अगर एक स्टॉक इन्वेस्टर हम हैं या आप हैं, हमको जितनी मैथ्स की जरूरत है ये हम पहले भी अपने वीडियोस में कवर कर चुके हैं, कि जो एक 4th ग्रेड में, 5th ग्रेड में मैथ्स पढ़ाई जाती है, ये यूएस के स्टैंडर्ड से है, तो यहाँ 8th ग्रेड ले लें जहाँ सिंपल इंटरेस्ट, कॉमन इंटरेस्ट वगैरह पढ़ाए जाते हैं, तो उतनी मैथ्स आना सफिशिएंट है आपको एक स्टॉक पिकर होने के लिए। और होता क्या है कि एक कहावत है, जो अर्ली गीक्स थे, जो बहुत अर्ली जमाने के, तो वो एक बैठ के आपस में गैस करते रहते थे कि इस घोड़े के कितने दांत थे। ऐसे ही हम गैस करते रहते हैं एज ए इन्वेस्टर कि ये स्टॉक परफॉर्म करेगा कि नहीं करेगा, जबकि हम आसानी से घोड़े को चेक कर सकते हैं और उनके दांत गिन सकते हैं। इसी तरह हम आसानी से एक कंपनी को स्टडी करके उसके बारे में पता लग सकते हैं, कि वो रिसर्च कर सकते हैं कि कंपनी परफॉर्म करेगी कि नहीं करेगी। इन्वेस्टिंग इन स्टॉक्स इज एन आर्ट नॉट ए साइंस। और जिन्होंने इसको रिजिडली क्वांटिफाई किया है, मैथ्स की परिधि में बांधा है, दे आर ऑलवेज एट अ बिग डिसएडवांटेज। अब नेक्स्ट चैप्टर है द वॉल स्ट्रीट ऑक्सीमोरन्स का। ऑक्सीमोरन्स का ऐसा एक शब्द या फ्रेज ऐसा होता है जो बिल्कुल उल्टा होता है। तो एक फेमस ऑक्सीमोरन है, आई वुड एड प्रोफेशनल इन्वेस्टिंग। ये भी ऑक्सीमोरन है, प्रोफेशनल इन्वेस्टिंग। तो इनको पीटर लिंच जी ने कि प्रोफेशनल इन्वेस्टिंग को एक ऑक्सीमोरन बोला है, और यहाँ पे हमें इसीलिए याद रखना है, स्टॉप लिसनिंग टू प्रोफेशनल्स। रूल नंबर 1। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि क्यों ऐसा हम कहते हैं, कि क्योंकि जो बिगर फंड्स हैं, जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं, दे आर फोर्स्ड टू बाय टॉप 90 to 100 कंपनीज आउट ऑफ द 10,000। ये यूएस की बात कर रहे हैं, तो यहाँ 5,000 से ऊपर लिस्टेड कंपनीज हैं। यहाँ तो वो बीएसई सेंसेक्स के जो 50 स्टॉक हैं, 30 स्टॉक हैं, निफ्टी 50 के 50 स्टॉक हैं, या और नॉन स्टॉक्स में एक
मोटा मोटा देख लें तो किसी भी अच्छे इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के पास वो 100 मोटे मोटे स्टॉक्स हैं, वेल नोन कंपनीज हैं जिसमें वो इन्वेस्ट करते हैं। और अगर कोई स्टॉक डाउन है, एक इन्वेस्टर के लिए बोल रहे हैं, अगर फंडामेंटल उसके पॉजिटिव हैं, इट इज़ बेस्ट टू होल्ड, उसको होल्ड करिए। अगर मार्केट गिर रहा है, फंडामेंटल स्ट्रांग है, आप इसको होल्ड करिए। और अगर गिरते ही जा रहा है तो इट इज़ ऑलवेज बेटर टू बाय मोर, बट यू शुड बी श्योर दैट द फंडामेंटल्स आर इंटैक्ट, फंडामेंटल्स आर गुड। यू कैन फाइंड टेरिफिक अपॉर्चुनिटीज इन द नेबरहुड और एट द वर्क प्लेस। हमने लास्ट वीडियो में भी चर्चा की थी कि जिस तरह से बाटा ने प्रोग्रेस की, हमने देखा कि किस तरह से बाटा ने प्रोग्रेस की है। तो हम बाटा को एक स्टॉक आइडेंटिफाई कर सकते थे एट एन अर्ली स्टेज, ये देखिए कि किस तरह से एक्सपेंड कर रहा है। सिमिलरली मारुति, सिमिलरली ब्रिटेनिया, या हमारे आसपास जो भी एक्टिविटी हो रही है, किसकी खपत ज़्यादा हो रही है, किसकी सेल्स ज़्यादा हो रही है, किसका कंजम्पशन ज़्यादा हो रहा है, इसके बेसिस पे हम उस कंपनी को जाके फर्दर रिसर्च करके एक अच्छा स्टॉक इनिशियल स्टेजेस में आइडेंटिफाई कर सकते हैं, जब तक कि वो एनालिसिस के हाथ लगे। थर्ड पॉइंट है, इज दिस गैम्बलिंग और व्हाट? क्या स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना एक जुआ है? तो चाहे यूएस मार्केट देख लें, फिर इंडियन मार्केट हम डिस्कस करेंगे। कितने भी क्रैशेस हों, डिप्रेशंस हों, वॉर्स हों, रिसेशंस हों, डिफरेंट प्रेसिडेंट्स आ गए, 10 प्रेसिडेंट्स आ गए, बहुत चेंजेस हुए, सोसाइटी में चेंजेस हुए, लेकिन स्टॉक्स ने लगभग 15% का CAGR दिया ही दिया है लॉन्ग टर्म में। और आप BSE सेंसेक्स भी देख लें, 1 जनवरी 91 से जब ये स्टॉक 1000 के आसपास, सेंसेक्स 1000 के आसपास थी, आज 50,000 की। तो अगर 30 साल में जो रिटर्न्स मिले हैं स्टॉक मार्केट में, वो ऑलमोस्ट 50 टाइम्स। इसको और अगर हम देखें, लेकिन जुआ क्यों कहते हैं? कि अगर बाय द वे हमने गलत स्टॉक को गलत टाइम पे खरीद लिया, वोडाफोन एक नॉन कंपनी थी, अच्छी परफॉर्म कर रही थी, लेकिन किसी स्टेज पे इसके फंडामेंटल गड़बड़ा गए, और अगर हमने वो बिना देखे स्टॉक को बाय कर लिया होता आज से 6 साल पहले 172 रुपये पे, तो आज लगातार ये स्टॉक नीचे 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 आते हुए 9 रुपये 10 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो इस क्यों कहते हैं कि गैम्बलिंग है? ये गैम्बलिंग नहीं है, बल्कि ये हमारे रिसर्च पे डिपेंड करती है कि हम किस स्टॉक को कब खरीद रहे हैं। बहुत सालों तक स्टॉक्स इन ग्रेट कंपनीज वर कंसिडर्ड इन्वेस्टमेंट्स एंड स्टॉक्स इन स्मॉल कंपनीज स्पेकुलेशंस। पहले ये बोला जाता था कि ग्रेट कंपनीज में एक इन्वेस्टमेंट होता है और छोटी कंपनीज में स्पेकुलेशन होता है, लेकिन आज उल्टा हो रहा है। मतलब स्पेकुलेशन कहाँ हो रहा है? स्ट्रॉन्ग कंपनीज में, बड़ी कंपनीज में, और इन्वेस्टमेंट कहाँ हो रहा है? छोटी कंपनीज में। स्मॉल स्टॉक्स हैव बिकम इन्वेस्टमेंट्स, छोटी छोटी कंपनी जो 10 बेगर्स मल्टी बेगर्स बन रहे हैं, और इसमें स्पेकुलेटिंग कहाँ होती है? फ्यूचर ऑप्शंस में, और किस में? जो कि बड़ी बड़ी कंपनीज हैं। एक्चुअली क्यों गैम्बलिंग, क्यों इसको कई लोग मानते हैं? कई बार क्या होता है कि आप एक घोड़ा देख रहे हैं जिसके खूबसूरत बाल है, जिसको मेन बोलते हैं अंग्रेजी में, तो हम क्या घोड़े की जो, अगर रेस पे हम किसी घोड़े पे लगा रहे हैं, तो क्या उसके खूबसूरत बाल देख के हम उसमें इन्वेस्टमेंट कर देंगे? या एक दूसरी कहावत है कि जॉकी विद पर्पल स्किल्स, ये रॉयल फैमिली के जॉकी होते हैं पर्पल ड्रेस में, तो क्या हम सिर्फ उन पे इन्वेस्ट कर देंगे? अगर हम ऐसा करेंगे तो डेफिनेटली हम मोर और लेस जुआ खेल रहे हैं। People who succeed in the stock market also accept periodic losses. हमेशा फायदा नहीं होगा, कुछ स्टॉक्स में लॉसेस भी होंगे, सेटबैक्स भी होंगे, अनएक्सपेक्टेड अकरेंसेस होंगे, इकोनॉमी में चेंजेस आएंगे, गवर्नमेंट पॉलिसीज में चेंजेस आएंगे, तो ऐसा एक इन्वेस्टर को मान के चलना पड़ेगा। पीटर लिंच जी कहते हैं, इफ 7 आउट ऑफ 10 स्टॉक्स, अगर हमारे पास 10 स्टॉक्स हैं पोर्टफोलियो में, अगर 7 परफॉर्म कर रहे हैं तो आई एम डिलाइटेड, अगर 6 परफॉर्म कर रहे हैं तो आई एम हैप्पी, आई एम थैंकफुल। 6 आउट ऑफ 10 मेक्स टू प्रोड्यूस एन एनवायबल रिकॉर्ड ऑन वॉल स्ट्रीट। जी हाँ, सक्सेस के साथ लॉसेस होंगे। अगर 10 में से 7 स्टॉक परफॉर्म कर रहे हैं तो
वन शुड बी डिलाइटेड। अगर 6 परफॉर्म कर रहे हैं तो आप निश्चिंत हो सकते हैं, थैंकफुल हो सकते हैं, क्योंकि आपको एक अच्छा रिटर्न आगे चल के मिलेगा ही मिलेगा। द बिग विनर्स कम फ्रॉम द सो कॉल्ड हाई रिस्क कैटेगरीज, जहां थोड़ा रिस्क ज़्यादा होगा, हाई रिस्क हाई गेन्स, आपने सुना होगा। बट द रिस्क हैव मोर टू डू विद द इन्वेस्टर्स देन विद द कैटेगरीज। लेकिन रिस्क जो है इन्वेस्टर्स की साइकोलॉजी है, न कि स्टॉक की। आप स्टॉक में रिसर्च करके इन्वेस्ट करेंगे, डेफिनेटली यू हैव टू बी वॉचफुल, एंड दैट इज व्हाई वी से हाई रिस्क हाई गेन स्टॉक्स। फोर्थ जो इसका चैप्टर है, पार्ट 1 का, पासिंग द मिरर टेस्ट, और ये हर इन्वेस्टर को जरूर करना चाहिए। पहली 3 कंडीशंस हैं। डू आई ओन ए हाउस? नो, देन प्लीज डोंट इन्वेस्ट। फर्स्ट गो एंड ओन ए हाउस। डू आई नीड द मनी? अगले 6 महीने में, 12 महीने में, 1 साल में, 2 साल में जो पैसा हम इन्वेस्ट करने जा रहे हैं उसकी ज़रूरत है क्या? अगर है तो प्लीज़ डोंट इन्वेस्ट। उसमें वही इन्वेस्ट करें जो अगले 3 साल 5 साल के पास आपके पास सरप्लस है। डू आई हैव द पर्सनल क्वालिटीज़ दैट विल ब्रिंग सक्सेस इन द स्टॉक्स? क्या हमारे पास वो क्वालिटीज़ हैं जिसमें हम स्टॉक्स में सक्सेसफुल हो सकते हैं? तो कौन सी क्वालिटीज़ की बात कर रहे हैं वो आगे हम देखेंगे। जो एक इन्वेस्टर की एक लंबी लिस्ट है, आप देखिए आपके पास क्या है। पेशेंस, स्टॉक्स होल्ड करने की, सेल्फ रिलायंस, आपको अपने रिसर्च पे भरोसा, कॉमन सेंस, प्रेडिक्ट करना, ऑल्दो इट इज सेड कॉमन सेंस इज नॉट सो कॉमन, अ टॉलरेंस फॉर पेन, मार्केट गिर सकता है, स्टॉक गिर सकता है, उस पेन को टॉलरेट करना आना चाहिए। ओपन माइंडेडनेस, खुले दिमाग से सोचना है। डिटैचमेंट, किसी स्टॉक से डिटैच नहीं होना है, अटैच नहीं होना है, डिटैच होना है। परसिस्टेंस, ह्यूमिलिटी, ऐसा नहीं कि हमें ईगो आ गई कि 2 स्टॉक्स हमारे परफॉर्म कर गए, वी आर वेरी गुड एंड देन वी टेक रेस्ट डिसीजंस। फ्लेक्सिबिलिटी स्टॉक्स में टू स्विच ओवर, अ विलिंगनेस टू डू इंडिपेंडेंट रिसर्च। जी हाँ, आप डिपेंड करिए अपने एडवाइज़र पे, लेकिन खुद भी रिसर्च करिए। इक्वल विलिंगनेस टू एडमिट द मिस्टेक्स, जी हाँ गलती हो गई है, उसको एडमिट करिए, उससे बाहर आइए, दोबारा इन्वेस्ट करिए। एबिलिटी टू इग्नोर जनरल पब्लिक, जो पब्लिक में कहावत हो रही है, जो कहा जा रहा है, उसको इग्नोर करना चाहिए जब तक कि वो आपके रिसर्च में भी बैक्ड नहीं है। और एक इन्वेस्टर की इन्वेस्टमेंट लाइफ में 3 स्टेजेस आते हैं: कंसर्न, कॉम्प्लेसेंसी, कैपिटलाइजेशन। तो कंसर्न क्या है? जब मार्केट गिरने लगता है, एक छोटा इन्वेस्टर्स या कॉमन इन्वेस्टर बाहर आ जाता है। कॉम्प्लेसेंसी, जब फिर बढ़ने लगता है, पीक पे आ जाता है, तो मतलब पीक की तरफ मूव कर रहा है, वो स्टॉक्स खरीद लेते हैं, और स्टॉक्स और बढ़ते हैं, वो कॉम्प्लेसेंट हो जाता है, वॉच करना बंद कर देता है, और एक स्टेज ये आता है कि फिर मार्केट्स गिरते हैं। व्हेन यू आर इन्वेस्टिंग इन मार्केट्स यू कैन नॉट बिकम कॉम्प्लेसेंट। कैपिटलाइजेशन, इसमें होता क्या है कि जब स्टॉक एक पर्टिकुलर प्राइस से बाइंग प्राइस से नीचे आया, फट सीना हम बाहर आ जाते हैं। अगर फंडामेंटली कंपनी स्ट्रांग है, आपकी रिसर्च स्ट्रांग है, तो आप स्टे इन्वेस्टेड। अधिकतर इन्वेस्टर्स को आपने सुना होगा कि हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं, लेकिन अगर उनका इन्वेस्टमेंट बैकग्राउंड देखेंगे तो एक कोई भी फॉल आ गया, बिग ड्रॉप आया, वो घबरा के मार्केट से बाहर आ जाते हैं। कितने इन्वेस्टर्स ऐसे होंगे जो मार्च 2020 के फॉल में बाहर आए होंगे, या छोटा सा एक प्रॉफिट हुआ, बाहर आ गए। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का मतलब है 3 साल, 5 साल, 7 साल, 10 साल। स्टैंड बाय योर स्टॉक्स एज लॉन्ग एज द फंडामेंटल और द कंपनी हैजंट चेंज्ड। वेरी इंपॉर्टेंट। जब हम घर खरीदने जाते हैं तब क्या करते हैं? हम घर डिसाइड किया कि ये खरीदना है, तो हम एक्सपर्ट्स हायर करते हैं, इसमें टर्माइट्स तो नहीं है, कहीं रूफ लीक्स तो नहीं है, ड्राई रॉड तो नहीं है, रस्टी पाइप्स तो नहीं है, फॉल्टी वायरिंग तो नहीं है, क्रैक्स तो नहीं है, कितने भी एक्सपर्ट चाहिए होंगे, लीगल फॉर्मेलिटीज़ पूरी हैं कि नहीं है, हम जरूर करते हैं। लेकिन एक स्टॉक खरीदना होता है तो हम तो या तो ईआरसी पे खरीद लेते हैं, या किसी दोस्त की सलाह पे खरीद लेते हैं, या किसी टीवी चैनल के सलाह पे खरीद लेते हैं। हम अपनी रिसर्च नहीं करते। और शायद हमें एक अप्लायंस खरीदना हो, टीवी खरीदना हो, माइक्रोवेव खरीदना हो, एयर कंडीशनर खरीदना हो, उसमें हम रिसर्च ज़्यादा करते हैं, जिसकी वैल्यू 20,000, 25,000, 40,000, 50,000। जहाँ लाखों रुपए आप इन्वेस्ट कर रहे हैं एक स्टॉक में,
उसमें रिसर्च में हम टाइम नहीं देते। तो कहना यह है कि आप स्टॉक में भी अच्छी तरह से रिसर्च करके इन्वेस्ट करिए। कितनी भी कंपनी अच्छी हो, कभी ना कंपनी के कार्यकाल में एक ऐसा पीरियड आएगा जब वो नीचे गई होगी, 3 साल के लिए, 5 साल के लिए, लेकिन कंपनी अच्छी है। आप एक एग्जांपल मारुति का देख लीजिए, आप इसमें अप्स एंड डाउन्स देखेंगे, आपके सामने जो ग्राफ दिख रहा है, लेकिन लॉन्ग रन देखें आप, 2003 से लेकर 17-18 साल की हिस्ट्री देख लें तो स्टॉक कहां से कहां गया है। अब लास्ट जो चैप्टर है इसका, फर्स्ट चैप्टर का लास्ट सेक्शन, इज दिस अ गुड मार्केट, ये हमेशा पूछा जाता है। 25,000 से मार्केट 50,000 पे आ गया है, तो हर इन्वेस्टर सोच रहा है इज दिस अ गुड मार्केट। तो ये BSE सेंसेक्स है 1 जनवरी 91 से लेकर 26 मार्च 2021 तक, कितनी पीक्स एंड वैलीज है। अगर हमने कभी भी ये पूछा होता इज दिस अ गुड मार्केट, तो शायद हमें अच्छी अपॉर्चुनिटी का हम वेट ही करते रह गए होते। लॉन्ग टर्म में इंडेक्स 1,000 से 50,000 पे आया है, पहले भी हमने देखा। और अगर हम इसको और एक सिंपल प्लॉट करें, अप्स एंड डाउन्स ना देखें, तो सिंपल जर्नी देखें, 100 से 1,000 से 45,000 से 50,000 तक की जर्नी, हमेशा ये स्ट्रेट लाइन जर्नी नहीं है, इट इज़ ओनली प्लॉटेड दिस वे। 1 जनवरी 86 से, जबकि इंडेक्स 100 पॉइंट था और आज 50,000 के आसपास इंडेक्स है। तो ऑलवेज इन्वेस्ट इन स्टॉक्स, not the market. All the major advances and declines have been surprises to me. To me means Peter Lynch. उनके लिए सरप्राइज है, तो हम और आप कहाँ लगते हैं? Those who got out of the markets to ensure that they wouldn't be fooled the next time as they had been the last time were fooled again as the markets went up. अभी भी आपने देखा होगा जनवरी से मार्च तक कितनी बार एक डीप करेक्शन आया है और कई इन्वेस्टर्स डर के बाहर हुए होंगे, फिर मार्केट बाउंस बैक किया है। तो अगर आपका स्टॉक अच्छा है, कंपनी अच्छी है, तो डोंट पैनिक, बी स्टे इन्वेस्टेड। इफ प्रोफेशनल इकोनॉमिस्ट कांट प्रेडिक्ट इकोनॉमीज एंड प्रोफेशनल फॉरकास्टर्स कांट प्रेडिक्ट मार्केट्स, कितने मार्केट में प्रोफेशनल्स बैठे हैं, किसने ये प्रेडिक्ट किया था कि मार्केट एक साल में 90%, 100%, 116% के रिटर्न देगा? किसने दिया था? इफ दे कैन नॉट प्रिडिक्ट द मार्केट विद सो मच ऑफ इंफॉर्मेशन, सो मेनी ऑफ टूल्स एट हैंड, तो हम और आप तो कहीं लगते ही नहीं है। बेटर टू बी कंसंट्रेटेड ऑन द इंडिविजुअल स्टॉक। अगेन व्हेन द नेबर्स टेल मी, नेबर्स का मतलब है आपके दोस्त, आपके यार, आपके दूध वाला, आपका पेपर वाला, कि कौन सा स्टॉक खरीदना है, चारों तरफ बुल रन है, कि मुझे, और जो उसने स्टॉक मेरे नेबर ने, मेरे दूध वाले ने, मेरे चाय वाले ने, मेरे किराने वाले ने सजेस्ट किया, हर जगह स्टॉक्स की बात हो रही है। तो और मुझे भी लगता था कि मुझे उसकी एडवाइस फॉलो करनी चाहिए, तो ये श्योर साइन है कि अब मार्केट नीचे आने वाला है। जब हर तरफ बात हो रही हो स्टॉक्स स्टॉक्स स्टॉक्स, दैट इज द टाइम टू बी केयरफुल। फिर भी ये कहते हैं आई डोंट बिलीव इन प्रेडिक्टिंग मार्केट्स, I believe in buying great companies, especially companies that are undervalued or underappreciated. जो कंपनीज में आपको वैल्यू अभी लगता है कि अंडरवैल्यूड है, अभी अप्रिसिएशन नहीं हुआ है, उन्हीं कंपनीज में रिसर्च करिए, उन्हीं इन्वेस्ट करिए। तो ये थी चैप्टर 1 की लर्निंग, और अगर इनकी सारांश देखा जाए तो 4 पॉइंट्स में हम कैप्चर कर सकते हैं। डोंट ओवर एस्टिमेट द स्किल एंड विजडम ऑफ प्रोफेशनल्स, हमने देखा क्यों। इन्वेस्ट इन कंपनीज, नॉट इन द स्टॉक मार्केट। पिक द राइट स्टॉक्स एंड द मार्केट विल टेक केयर ऑफ इटसेल्फ। इग्नोर शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशंस, जिसको कि हम नॉइज लेवल भी बोलते हैं। मार्केट्स ऊपर जाएंगे, नीचे जाएंगे, अपॉर्चुनिटीज आएंगी, आप इन्वेस्टेड रहिए अच्छे स्टॉक्स में, आपको रिटर्न्स मिलेंगे। द लॉन्ग टर्म रिटर्न्स फ्रॉम स्टॉक्स आर बोथ रिलेटिवली प्रेडिक्टेबल एंड ऑल्सो फार सुपीरियर to the long term returns from the bonds or any other investment option। कोई भी आप इन्वेस्टमेंट ऑप्शन का कैप्चर कर लें, हमने कई वीडियोस इस पे हमारे चैनल पे अभी आप जाके देख सकते हैं। हमने कई बार कंपेयर किया है कि स्टॉक इज दी बेस्ट ऑप्शन ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो साथियों, हमने वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 में कवर किया चैप्टर 1 तक।
अब हम वन अपॉन दलाल स्ट्रीट वॉल्यूम 3 और वॉल्यूम 4 लाएंगे जल्दी ही, जिसमें हम वॉल्यूम 3 में पिकिंग विनर्स की बात करेंगे और वॉल्यूम 4 में लॉन्ग टर्म व्यू की बात करेंगे, जो कि पीटर लिंच ने अपनी किताब में कैप्चर की है। मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि अगर आप ये किताब कवर टू कवर पढ़ सकते हैं, यानी कि पहले पेज से आखिरी पेज तक पढ़ सकते हैं, तो डेफिनेटली इट विल बी अ ग्रेट एसेट, ग्रेट लर्निंग। नहीं तो ये जो छोटी मोटी लर्निंग्स हमने कैप्चर की हैं इस वीडियो में, उससे भी आप बहुत कुछ कैप्चर कर सकते हैं, सीख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, and wishing you a very happy learning and earning. Thanks a lot.